नाजरीन, मैं नासिर यूसुफ आपका स्वागत करता हूं। आज लंतरानी न्यूज़ के रूबरू सेशन में आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से कराने जा रहे हैं वो हैं मशहूर माहिर तालीम मरहूम जनाब सरदार खान साहब के पोते, आरसी माहिम डीएड कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल खान अखलाक के बेटे उमैर अहमद खान, जो तालीम व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान के चश्म चराग हैं और अपनी तालीम का एक कामयाब सफ़र तय करते हुए आज स्टाइलिस्ट दुनिया में कदम रख चुके हैं। वह आज एक माहिर रेडियो जॉकी और कई वेब सीरीज़ के स्क्रिप्ट राइटर भी बन चुके हैं। फिल्म और स्टेज की कई मशहूर हस्तियों के इंटरव्यूज़ भी ले चुके हैं। इनका अपना एक निराला अंदाज है जिसे देखकर और सुनकर आप ज़रूर पसंद करेंगे। इस इंटरव्यू का मकसद हमें स्टूडेंट्स को ये बताना है कि अगर हौसले बुलंद हों तो इंसान अपनी मंजिल आसानी से हासिल कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए मैं अक्सर ये शेर कहता हूँ कि मंजिल के फासले तो इरादों की ज़द में हैं, मंजिल के फासले तो इरादों की ज़द में हैं, उठे कदम तो नक्शे कदम बोलने लगे। तो चलिए मिलते हैं आरजे उमैर अहमद खान से। दोस्तों आदाब, मैं नासिर यूसुफ लंतरानी न्यूज़ के इस रूबरू सेशन में आपका स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। आज का ये हमारा रूबरू सेशन इसलिए भी बहुत अहम है कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट और मुल्क का ये जो दरख्शां सितारा हमारे सामने बैठा है वो ऐसे ख़ानदान का चश्मो चराग है जिसने इस मुल्क को कई रोशन सितारे दिए, कई नगीने दिए, कई लालो गौहर दिए, कई ऐसे टीचर्स दिए जो आज कौम के मेमार हैं, कौम के कई बच्चों को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। मेरी मुराद है माहिर तालीम मरहूम सरदार अहमद ख़ान से, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। उनको सभी जानते हैं कि आरसी माहिम डीएड कॉलेज के वो कई साल प्रिंसिपल रहे। वहाँ से उन्होंने कई टीचर्स दिए, कई असातिज़ा दिए, कई लालो गौहर दिए, कौम के कई मेमार दिए। उनके फ़र्जंद खान अखलाक साहब भी वहाँ से ही आरसी माहिम से प्रिंसिपल रहे, अभी वो रिटायर्ड हैं। और आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं वो उन्हीं सरदार खान पठान साहब के पोते और खान अखलाक अहमद साहब के फ़र्जंद उमैर अहमद अखलाक खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ये हैं उमैर, और इन्होंने अपने अंदाज़ में हेलो कहा और इनकी आवाज़ और अंदाज़ से आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं अपनी फ़ील्ड में ये माहिर हैं। तो ये किस फील्ड में माहिर है मैं थोड़ा सा ब्रीफ तो कर ही दूंगा। देखिए, सब सोच रहे थे, मैं खुद सोच रहा था, जब बचपन में इसको देखता था मुझे लगा कोई टीचर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, लेकिन इस बच्चे ने, इस ख़ानदान के इस चश्मो चराग ने इंजीनियरिंग किया, एचआर किया, आज ये आरजे है, कई वेब सीरीज़ के लिए ये स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा है। और हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि इन्होंने अपना ये तालीमी सफ़र कैसे शुरू किया और आज ये क्या क्या कर रहे हैं। कई लोगों के इंटरव्यू ले चुके हैं, हम इनकी ज़बानी सुनेंगे। तो उमैर, सबसे पहले तो हम आपके दादा जान के बारे में थोड़ा आपसे सुनना चाहेंगे, आपके वालिद खान अखलाक साहब के बारे में थोड़ा सुनना चाहेंगे, फिर आपके तरफ हम आएंगे। पहले तो मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की बात है कि आपके सामने बैठकर ये इंटरव्यू हो रहा है, और मैं थोड़ा नर्वस हो गया एक्चुअली, क्योंकि अब तक के इंटरव्यू लेते थे, अब जब देने की बारी आई तो इंसान की खलबली मच जाती है। तो होता ही है, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं एक बहुत ग्रेट इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ताला इज़्ज़त दे देते हैं। और बहुत बहुत शुक्र उनका कि अब ये 4 साल से रेडियो का ताल्लुक़ जुड़ चुका है। और 2016 में शुरू किया था एक छोटे से ऑडिशन से, और वो भी आखिरी में एक जो मेरा नंबर लगा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लियर होगा ऑडिशन। 200 से ज़्यादा लोग आए थे और वो पूरा दिन गुजर गया और मैं आखिरी बैठा था कि अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर आएगा। हुआ ये कि बस शाम हो गई और एक पूछा पीछे से किसी ने, और कोई बाकी है क्या? बोले हाँ, एक लड़का है। तो फिर मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया और 5 मिनट में उन्होंने मुझे फ़ारिग कर दिया। अब मुझे ऐसा लगा लोगों को निचोड़ा है 15-20 मिनट, मुझे 5 मिनट लेके छोड़ दिया, मेरी सिलेक्शन तो होनी नहीं है। लेकिन फिर 15 दिनों के बाद कॉल आया, उन्होंने कहा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो फिर दिल को काफ़ी तसल्ली हुई। तो इस तरीके से रेडियो का जो सफ़र है वो शुरू हुआ। आपका सवाल जो ये था कि मेरे घर के बारे में मैं कुछ बताऊं, तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एकेडमिक्स। टीचिंग के ताल्लुक़ से हमारा
पूरा घराना जो है वो जुड़ा हुआ रहा है। हमारे मरहूम दादा जो थे वो एक बहुत अच्छे राइटर थे, एजुकेशनिस्ट थे, और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। ठीक है, सेम हुनर जो है हमारे वालिद साहब ने पकड़ा। रिटायर्ड प्रिंसिपल है, लिखते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो अपने आप में वो एक बड़ी नुमाया शख्सियत है। और थोड़ा बहुत कुछ जो कतरा उन दोनों से पकड़ा तो आज जाके रेडियो पे बैठे हैं। लेकिन ये कतरा तो समंदर बनता जा रहा है। जैसा कि हम आपके बारे में सुन रहे हैं कि आज आप माशाल्लाह इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और एज ए आरजे बहुत कामयाब हैं आप। तो क्या आपके जहन में ऐसा कहीं था कि आप आरजे बनेंगे, या बचपन से आपके जहन में था कि मैं आरजे बनूंगा? नहीं, आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लिए एक शौक़ तो था, लेकिन वो कभी ना कॉलेज के टाइम एक्नॉलेज हुआ, ना कभी मतलब उसके बारे में इतना गहरा मैंने सोचा था। हुआ ये कि मैंने इनिशियली करना था होटल मैनेजमेंट, बट फिर उस ज़माने में इंजीनियरिंग का दौर था, तो फिर हर बच्चे के जैसे आपको इंजीनियरिंग करनी है, मैंने भी फिर इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद मैंने MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज की। जब मैं कॉलेज में था तो उसी दौरान ये जो सारी स्किल्स है वो डेवलप हुई। उस ज़माने में एंकरिंग करता था, उस ज़माने में थोड़ा बहुत थिएटर कर लेते थे, राइटिंग का वर्क करते थे, तो कहीं ना कहीं उसका जो बेस है वो कॉलेज के ज़माने में फॉर्म हो गया था। और फिर हुआ ऐसा कि जिस कॉरपोरेट कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, और वहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स होते थे। तो हमारे जो बॉस थे उन्होंने कहीं नोटिस किया, उन्होंने कहा तू जाके क्यों नहीं होस्ट करता है इसको। मैंने बोला मैं ये HR कौन संभालेगा, तो तू जाके कर। तो ये जो मल्टीटास्किंग होती है मैंने थोड़ी वहाँ से सीखी। फिर उसके बाद जो है हमारे वालिद साहब भी रेडियो पे जाते थे, तो मैंने एक दिन पूछा मैं जाके एक ऐसी कुछ शो कर सकता हूँ क्या। तो फिर चैनल के हेड से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि ऑडिशंस होने वाले हैं, आप उन्हें भेजें। तो आप यकीन करें, जब मैं पहली बार ऑडिशन पे गया था तो मैं रिजेक्ट हो गया था। मैं रिजेक्ट हो गया था, मुझे उसका कोई रीज़न समझ में नहीं आया। मैंने तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी थी। फिर कुछ लोगों ने हौसला अफजाई की, उन्होंने कहा कि फिर आप फिर से जाएँ और दें एक बार ऑडिशन। फिर जब मैं दूसरी दफ़ा गया और जब मैंने वो लोगों का हुजूम देखा, मैंने कहा ये तो अपना सिलेक्शन फिर से नहीं होने वाला है, ये तो सारे के सारे बड़े ज़बरदस्त लोग लग रहे हैं, और ख़ुद को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। लेकिन जैसे कि फिर मैंने आपको बताया सिलेक्शन हो गई, आखिरी था लेकिन सिलेक्शन हो गई, और गॉड इज़ बीन वेरी काइंड। आपके वालिद साहब ने बताया कि आपने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए। भाई आप हमारे चैनल्स पे बताइए किन के इंटरव्यू लिए आपने और कैसा लगा वो? बड़ा क्या होता है ना, बड़ा कैटेगराइज आप नहीं कर सकते कोई चीज़ को कि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा सोशल वर्कर है। जो इंसान अपने आप में एक अच्छी शख्सियत है, जो लोगों के लिए काम करता है, वो बड़ा होता है। तो दैट कैन बी एनी सेलिब्रिटी, दैट कैन बी एनी मिनिस्टर, दैट कैन बी एनी सोशल वर्कर, एंड दैट कैन बी एनी नाइस ह्यूमन बीइंग। वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो पे एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मैंने काफ़ी लोगों के सिंगिंग फ्रेटर्निटी से लेके एक्टिंग फ्रेटर्निटी से लेके राइटर्स, डायरेक्टर्स, लिरिक्स राइटर्स, सोशल वर्कर और कॉलेज स्टूडेंट्स के किए हैं, काफ़ी लोगों के इंटरव्यू किए हैं। बस जो भी कोई लोग आए वो अपने आप में एक अगेन नुमाया शख्सियत। क्या बात है। हम ये जानना चाहेंगे अभी आप कौन सी वेब सीरीज़ के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल के लिए जैसे कि कोविड चल रहा है तो कुछ काम जो है होल्ड पे चले गया क्योंकि शूटिंग के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। एक क्राइम शो है, ठीक है, उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग की है। वो जल्द से जल्द, अभी वो चैनल भी लॉन्च होने वाला है, उसकी स्क्रिप्ट भी तैयार है। बस आपको 1 या 2 महीने में वो नज़र आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आएगा मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालूँगा। मैं चाहता हूं आप ये बताएं कि आप जिस मकाम पे पहुंचे हैं इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कितनी मेहनत दरकार है और आज इसका कितना स्कोप है? तो हमारे सोसाइटी में एक बहुत बेयारो मददगार आर्टिस्ट लोगों का हुजूम जो है फिर रहा है, जिनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। उनके पास टैलेंट है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। अब होता ये है कि अच्छा आर्टिस्ट जो है वो डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है थोड़ी मैनिपुलेटिव भी है, और आपकी अगर तीर लग गए तो लग गए उसमें। लेकिन करना क्या है कि अपनी जो टैलेंट है, आप राइटर हो, आरजे हो, आपकी आवाज़ अच्छी है। बाज़ दफ़ा लोगों को पता नहीं होता कि करना क्या है। उनको आवाज़ अच्छी तो सिंगिंग में जाना होता है, उनको आवाज़ अच्छी है तो आरजे बनना होता है, लेकिन ये नहीं देखते कि
मैं किधर पे जाके फिट बैठ रहा हूँ, वो बस खुद को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को बेचने की कोशिश मत करें, अपने आप की एक पर्सनालिटी बनाएं जिसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए जो है यही ठीक है, क्योंकि आप 10 जगह अगर हाथ डाल के रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको फोकस सिर्फ एक चीज़ पे करना है। खुसूसी तौर पर अगर आरजे की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए 2-3 चीज़ों की ख़ास ज़रूरत होती है। चीज़ें ये है कि सबसे पहले कि आपका जो काम है वो है बात करने का। तो पहले तो आपकी ज़ुबान साफ़ होनी चाहिए, आपकी हिंदी, आपकी उर्दू और आपकी इंग्लिश, ठीक है। होता ये है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं बात करने तो आता है लेकिन तलफ़ुज़ नहीं आता। तो भाई वो फिर होता है, फिर नहीं होता है, बाजू होता है, बाजू नहीं होता है। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप ऑडिशन पे इन चीज़ों के बगैर इन चीज़ों की नॉलेज लेके नहीं जाएंगे आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो तलफ़ुज़ जो है हमारी जो भी मादरी ज़बान है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तो खैर ठीक है एक अलग बात है, इन दोनों ज़बानों पे ख़ास तवज्जो देनी है। दूसरी आपकी जनरल नॉलेज से लेके बॉलीवुड नॉलेज से लेके पॉलिटिकल साइंस जो है, इन तमाम स्ट्रीम्स का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आप बैठ के ये सारी बातें करने वाले हो। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको अखबारात पढ़ने हैं, सोशल मीडिया पे वाबस्ता होना है, आपको देखना है दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि आरजे जो है एक बहुत हाजिर जवाब इंसान होता है। वो आप ब्लैंक नहीं बैठ सकते उधर पे। अगर आपने माइक पे एक छींक भी दिया तो वो छींक चले जाएगी उधर पे। तो यू हैव टू बी दैट केयरफुल। तीसरी चीज़ आपकी जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप कभी किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप सामने वाला बंदा जो बैठा है वो थोड़ा नर्वस हो रहा है, ये वो टेढ़ा हो रहा है, आप अफेक्ट नहीं हो सकते। आपको पूरा माहौल उधर पे समझ, एक पूरा इवेंट चल रहा है जो आपको बैठ के मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ जो है आपका अंदाज़े बयान, ये इसको मैं एकदम आखिरी में इसके लिए रखता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है आरजे का मतलब ये सारी चीज़ें आरजे मतलब, मुझे लगता है एक बात करने का अंदाज़ अलग होता है। देखो अमीन सयानी साहब थे ऑल इंडिया रेडियो, उनका एक अलग, तो प्यारा भी लगता है। तो वो चीज़ों को आप इन 4-5 चीज़ों को एक धागे में आप जब लेके चलेंगे तो एक सक्सेसफुल आरजे बन पाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं आरजे कैसे बन सकता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझ में ये हुनर है, मुझ में ये कला है। तो मैं बस उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि इन 4-5 चीज़ों पे पहले आप तवज्जो दें। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं पहले आप उन्हें सुनें। माइक पे बैठकर बात करने की घाई बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अ गुड स्पीकर इज़ ऑलवेज अ गुड लिसनर। जब तक कि आप सुनेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बात क्या करनी है, आपको पता कैसे चलेगा कि मॉर्निंग शोज़ कैसे होते हैं, उसमें किस स्पीड में, किस एनर्जी के साथ आपको बात करनी होती है, आफ्टरनून शोज़ कैसे होते हैं, इवनिंग शोज़ कैसे होते हैं और रात के शोज़ कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें आपके टोन बदलते हैं, आपके गाने बदलते हैं और आपके टॉपिक बदलते हैं। तो पहले तो बहुत अच्छे से रेडियो को सुने, महीना, 2 महीना, 3 महीना, और फिर जितने भी रेडियो स्टेशन है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर उनके ऑडिशंस की जो है अपडेट आते रहती है, तो उनको फॉलो करें और रेडियो स्टेशन जाएं, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा कोई ना कोई दिन। देखा आपने माहिरीन तालीम का ये चश्मो चराग किस तरह आज तालीम की बात कर रहा है, किस तरह तलफ़ुज़ की बात कर रहा है, किस तरह मुस्तक़बिल बनाने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं इनके अंदर, इनके खून में वो चीज़ आज भी मौजूद है। ये थे उमैर अहमद अखलाक ख़ान, जो कई लोगों का इंटरव्यू लेते हैं लेकिन किस्मत से आज ये इंटरव्यू हमें दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमैर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इस रूबरू सेशन में आज हमने आपकी एक और सितारे से मुलाकात कराई, मुल्क के एक दरअसल सितारे से। आइंदा भी हम ऐसे ही सितारों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। कैमरामैन जीशान के साथ मैं नासिर यूसुफ, लंथरानी न्यूज़, मुंबई।